कहानी की शुरुआत एक अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रयोगशाला से होती है। वहाँ चूहों पर कई तरह के प्रयोग किए जा रहे थे। एक वैज्ञानिक किसी बेहद बड़े और महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा था। उसने एक चूहे को खास तरह का सीरम इंजेक्ट किया। इसके बाद उस चूहे को पूरी तरह बंद डिब्बे में रख दिया गया। कुछ समय बीतने के बाद जब उसने उस चूहे को दोबारा जांचा तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी से चमक उठी। एक्सपेरिमेंट आखिरकार सफल हो चुका था। वह बिना समय गंवाए अपने सीनियर के पास दौड़ पड़ा, जिनका नाम था डॉक्टर एंड्रियास। उसने उन्हें ये शानदार खबर सुनाई। जिस प्रोजेक्ट पर वे लोग कई सालों से मेहनत कर रहे थे, आखिरकार उसमें उन्हें बड़ी सफलता मिल गई। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। डॉक्टर एंड्रियास लोगों के सामने आए और अपने काम को विस्तार से समझाने लगे। उन्होंने दुनिया की मौजूदा परेशानियों पर बात, चारों तरफ फैली जंग, बदलता मौसम और प्रदूषण जैसी समस्याएं लोगों की जिंदगी को लगातार मुश्किल बना रही थी। फिर उन्होंने टेबल पर रखा हुआ एक छोटा सा बॉक्स उठाया। उस बॉक्स के नीचे एक नन्हा सा इंसान खड़ा था। उन्होंने कहा, ये है डॉक्टर जॉर्गन, इस प्रोजेक्ट की मुख्य वैज्ञानिक। उन्हें देखते ही पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। डॉक्टर जॉर्गन ने बताया कि उनकी टीम में कुल 32 लोग थे, जिनमें उनकी पत्नी भी शामिल थी। सभी ने अपनी मर्जी से यह प्रक्रिया अपनाई थी। अब वे सभी लोग सिर्फ 5 इंच के रह गए। उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है और इसमें किसी तरह का दर्द भी नहीं होता। अपनी बात को साबित करने के लिए एक असिस्टेंट ट्रॉली पर बाकी टीम को लेकर आया। सब लोग हैरानी से उस नजारे को देखने लगे। ट्रॉली पर खड़े कई छोटे छोटे लोग हाथ हिला रहे थे। डॉक्टर जॉर्गन ने कहा कि ये एक नए युग की शुरुआत है। इसे समझाने के लिए एक असिस्टेंट ने एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली उठाई। उसने बताया कि इस छोटी सी थैली में पिछले 5 सालों में उन 32 लोगों द्वारा पैदा किया गया पूरा कचरा मौजूद है। उनका आइडिया बिल्कुल साफ था। इंसान जितना छोटा होगा, उतनी ही कम जगह, उतना ही कम खाना और उतने ही कम संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर जॉर्गन ने पूरी दुनिया को खुला न्योता दिया कि जो भी चाहे वह इस प्रक्रिया से गुजर सकता है। अब कहानी का फोकस हमारे हीरो पॉल पर आ जाता है। पॉल उस वक्त एक बेहद सामान्य जिंदगी जी रहा था। वह घर पर अपनी बीमार माँ की पूरी देखभाल कर रहा था। दुर्भाग्य से इतनी देखभाल के बावजूद उसकी माँ की तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। पॉल एक फैक्ट्री में काम करता था। इसके साथ साथ वह बीमार और जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता था। लोगों की मदद करना उसे दिल से अच्छा लगता था। पॉल की शादी ऑड्री नाम की एक महिला से हुई थी। उनके बच्चे नहीं थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शादी के बाद उन्होंने एक नया घर खरीदा, जिसमें उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। तभी पॉल को एहसास हुआ कि अपने सपनों को पूरा करना कितना मुश्किल और महंगा होता है। एक शाम पॉल और ऑड्री अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गए। उस पार्टी का सबसे बड़ा आकर्षण 2 छोटे कद के लोग थे, डेव और कैरल। वे लोग वहाँ डाउनसाइजिंग के फायदे समझाने आए थे। डेव ने भीड़ को बताया कि छोटा होने में कोई नुकसान नहीं है, वे जो चाहें वह सब कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ उनका पैसा कई गुना ज्यादा चलता है। उसने बताया कि उनकी कम्युनिटी का नाम है लीजरलैंड, जहाँ हर चीज बेहद सस्ती है। उसने अपनी आलीशान हवेली के बारे में बताया, जिसे वह सामान्य जिंदगी में कभी खरीद ही नहीं सकता था। इस प्रेजेंटेशन का पॉल और ऑड्री पर गहरा असर पड़ा। घर लौटने के बाद उनके दिमाग में नए नए सपने घूमने लगे। कुछ ही दिनों बाद उन्हें लीजरलैंड देखने के लिए आमंत्रित किया गया। अगली सुबह वे दोनों वहाँ पहुंचे। वह जगह बिल्कुल साफ, सुंदर और पूरी तरह परफेक्ट। एक ऐसी दुनिया जो खास तौर पर छोटे लोगों के लिए बनाई गई थी। एक खुशमिजाज छोटे कद के आदमी ने उनका स्वागत किया और उन्हें पूरे इलाके का टूर कराया। उसने अपना आलीशान घर दिखाया, जिसे उसने सिर्फ $12 में खरीदा था। फिर उसने अपनी पत्नी से भी मिलवाया, जो खुद भी उसी के साइज की छोटी। दोनों ने मिलकर अपनी खुशहाल जिंदगी की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की। बिना पैसों की चिंता किए एक आरामदायक और सुकून भरी जिंदगी का वादा अब बेहद आकर्षक लग रहा था। टूर कराने वाला छोटा आदमी पॉल और ऑड्री को और भी विस्तार से समझाने लगा। उसने बताया कि छोटा होने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। कोई भी इंसान अपने शरीर में ये बदलाव करवा सकता है और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। इसके बाद पॉल और ऑड्री डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने पैसों की सच्चाई बिल्कुल साफ शब्दों में उनके सामने रख दी। उन्होंने कहा कि छोटा होने के बाद उनका बड़ा घर पूरी तरह बेकार हो जाएगा। वे उसे बेच सकते हैं और उस पैसे से लीजरलैंड में बेहद अमीर बन सकते हैं। वहाँ हर चीज इतनी सस्ती है कि वे जितना चाहें खर्च कर सकते हैं, फिर भी उनका पैसा कभी खत्म नहीं होगा। आखिरकार दोनों ने मिलकर छोटा होने का फैसला कर लिया। पॉल अपनी नौकरी पर गया और अपने साथ काम करने वाले लोगों से कहा कि आज उसका आखिरी दिन है। उसने बताया कि वह छोटा बनने जा रहा है और लीजरलैंड में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। उसके साथी उसके लिए खुश हुए और सबने उसे आखिरी बार अलविदा कहा। पॉल और ऑड्री एक आखिरी बार अपने सभी दोस्तों से मिले, क्योंकि वे जानते थे कि छोटा होने के बाद वे फिर कभी उनसे नहीं मिल पाएंगे। दोनों ने अपना घर बेच दिया, प्रोसेस के लिए अपनी शादी की अंगूठियां उतार दी और अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। अगली सुबह वे कई और उम्मीदों से भरे लोगों के साथ लीजरलैंड की स्पेशल बस में सवार हो गए। वह बस उन्हें एक बहुत बड़ी फैक्ट्री तक ले गई। वहीं इंसानों को छोटा बनाने का काम होता था। यहाँ उन्हें अपना फैसला बदलने का एक आखिरी मौका दिया गया। एक ऑफिसर ने पूछा, क्या आपके मन में कोई भी शक है? क्या कोई आपको मजबूर तो नहीं कर रहा? पॉल और ऑड्री दोनों ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि वे अपनी मर्जी से यह सब कर रहे हैं। उन्हें बताया गया कि पुरुषों और महिलाओं का प्रोसेस अलग अलग जगहों पर होता है। दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि दूसरी तरफ जरूर मिलेंगे। पॉल को उसके तय किए गए एरिया में ले जाया गया। वहाँ कई सारे नग्न पुरुष खड़े थे। उन्हें छोटा करने की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही। उनके शरीर के सारे बाल पूरी तरह से शेव कर दिए गए। जो दांत खराब या सड़ चुके
लगे थे उन्हें निकाल दिया गया। ये सब कुछ बेहोशी की हालत में हुआ, इसलिए उन्हें किसी तरह का दर्द महसूस नहीं हुआ। बेहोश होने के बाद पॉल को एक बड़ी एडवांस मशीन में रखा गया। ये प्रोसेस लगभग 20 मिनट तक चला और जब सब कुछ खत्म हुआ तो पॉल पूरी तरह परफेक्ट तरीके से सिर्फ 5 इंच का रह गया। नए नए छोटे हुए लोगों को फिर एक रिकवरी एरिया में ले जाया गया। वहाँ हर चीज उनके नए साइज के हिसाब से बनाई गई थी। अब उनके साथ खुद छोटे हो चुके डॉक्टर मौजूद थे। उनके निकाले गए दांतों की जगह छोटे आर्टिफिशियल दांत लगाए गए। काफी देर बाद पॉल को होश आया। वह उस वक्त एक छोटे से बेड पर लेटा हुआ था। एक नर्स जो खुद भी साइज में छोटी थी, उसने उसे संभाला और कहा कि तुम पूरी तरह ठीक, पूरा प्रोसेस सफल रहा। उसने पॉल को छोटे कपड़े दिए और एक बड़ा सा बिस्किट भी ला कर दिया, जो पॉल के नए नजरिए से सोफे की गद्दी जैसा लग रहा था। लेकिन पॉल को अपनी कोई चिंता नहीं थी। उसकी आंखें तो बस अपनी पत्नी ऑड्री को ढूंढ रही। उसी वक्त उसका फोन बज उठा। यह कॉल ऑड्री की थी। उसकी आवाज में डर और पछतावे की गहरी झलक थी। उसने जो कहा उसे सुनकर पॉल पूरी तरह टूट गया। दरअसल आखिरी प्रोसीजर के दौरान वह बहुत ज्यादा डर गई थी। जब उसने अपने बालों को शेव होते देखा तो वह खुद को संभाल नहीं पाई। उसने उसी पल इस प्रोसेस से पीछे हटने का फैसला कर लिया और फैसिलिटी छोड़कर चली गई। वहीं दूसरी तरफ पॉल ने पूरा प्रोसीजर पूरा कर लिया। अब वह सिर्फ 5 इंच का रह गया था। इस छोटी सी दुनिया में वह अपनी पत्नी के बिना अकेला क्या करेगा? पॉल ने गिड़गिड़ाकर अपनी पत्नी से वापस आने की भीख मांगी। उसने कहा, प्लीज वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरा प्रोसेस करवा लिया है, सब कुछ आसानी से हो जाएगा, बाल फिर से उगाएंगे। लेकिन ऑड्री अपना फैसला पक्का कर चुकी थी। उसने साफ कह दिया कि वह बहुत डरी हुई है और वापस नहीं आएगी। आखिरी बार अलविदा कहते हुए उसने फोन काट दिया। पॉल पूरी तरह अकेला रह गया। वह हमेशा के लिए 5 इंच का हो चुका था। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसकी परफेक्ट नई जिंदगी का सपना शुरू होने से पहले ही बिखर चुका था। वह गहरे अवसाद में चला गया। अपने बड़े और आलीशान बंगले में रहते हुए भी वह खुद को बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। कुछ समय बाद उसकी शादी की अंगूठियां उसे भेज दी गईं। उन्हें देखते ही जो उसके नए साइज के हिसाब से बेहद बड़ी, उसका दर्द और गहरा हो गया। एक पूरा साल गुजर गया। पॉल अकेला ही रहा। वह ऐशो आराम की जिंदगी तो जी रहा था, लेकिन उसे बांटने के लिए उसके पास कोई नहीं था। कभी कभी वह अपने दोस्त डेव से मिलता था। डेव उसे समझाता, यहाँ बहुत सारी औरतें हैं, कोई ना कोई मिल ही जाएगी, इतना क्यों सोच रहा है? एक शाम पॉल अपने घर पर एक डेट के साथ था, लेकिन सब कुछ थोड़ा जबरदस्ती भरा और खाली खाली सा लग रहा था। उसी वक्त ऊपर वाले फ्लोर का पड़ोसी डुसान, जिसे शोर मचाने और पार्टियां करने का बड़ा शौक था, अचानक अंदर घुस आया। उसने पॉल को अपनी एक बड़ी पार्टी का न्योता दिया। वैसे भी पॉल के पास करने को कुछ खास नहीं था, तो उसने हाँ कर दी। अगली रात पॉल डुसान की शानदार पार्टी में पहुंचा। वह एक बड़ा गुलाब गिफ्ट के तौर पर लेकर गया था। डुसान उसे देखकर बेहद खुश हुआ। उसने कहा, खुलकर पीना, आज यहाँ बहुत लड़कियां आएंगी, किसी को पकड़ ले, अपनी बीवी को भूल जा भाई। लेकिन पॉल किसी से भी कोई कनेक्शन नहीं बना पाया। उसने पूरी रात शराब पी, झूमकर डांस किया और आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह तक पार्टी खत्म हो चुकी थी। फ्लैट में सिर्फ पॉल और डुसान पड़े। चारों तरफ बिखरा हुआ सामान था। अगली सुबह सफाई करने वाली टीम आई। डुसान इतना अमीर था कि वह सारा काम दूसरों से करवाता था। जब पॉल हैंगओवर और घूमते दिमाग के साथ उठा तो उसकी नजर एक सफाई करने वाली महिला पर पड़ी। उसने उसे पहचान लिया। वह सारा थी, वियतनाम की एक बहुत मशहूर एक्टिविस्ट, जिसे पॉल ने 1 साल पहले खबरों में देखा था। उस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि वियतनाम में छोटे लोगों की पूरी बस्ती तबाह हो गई थी और सारा वहाँ से बची इकलौती इंसान थी। उस हादसे में उसकी एक टांग चली गई थी। अब वह एक नकली टांग के सहारे चलती थी। पॉल उसके पास गया। उसे देखकर वह बेहद हैरान हुआ कि इतनी मशहूर महिला ऐसा काम क्यों कर रही है। उसने कहा, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ। फिर बोला, तुम तो पहले एक जर्नलिस्ट थी, ये सफाई का काम क्यों कर रही हो? सारा ने सीधे शब्दों में जवाब दिया, मुझे जिंदा रहना है। ये नौकरी थोड़े पैसे देती है, लेकिन जिंदगी चलाने के लिए यही काफी है। पॉल ने देखा कि वह डुसान के फ्लैट से कुछ दवाइयाँ इकट्ठा कर रही थी। पॉल ने उसे रोका और कहा, ये दवाइयाँ लेना ठीक नहीं होगा। सारा ने बताया कि ये दवाइयाँ उसके एक बीमार दोस्त के लिए है। डुसान दरअसल सफाई वालों से कह चुका था कि सारा की नकली टांग ठीक से फिट नहीं है और चलते समय उसे बहुत दर्द होता है। पॉल ने कहा, मैं तुम्हारी टांग ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर सारा के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने पॉल से कहा, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो और साथ ही तुम्हें मेडिकल नॉलेज भी है। फिर उसने झिझकते हुए पूछा, क्या तुम मेरी एक बीमार दोस्त को देखने चलोगे? उसकी मजबूरी को समझते हुए और अपनी जिंदगी को कोई मकसद देने के लिए पॉल ने हाँ कह दी। वह अपनी लग्जरी भरी जिंदगी छोड़कर सारा के साथ बस में बैठ गया और लीजरलैंड के उस हिस्से की ओर निकल पड़ा जिसके बारे में उसे आज तक कोई जानकारी नहीं थी। उनकी बस लीजरलैंड के एक छिपे हुए इलाके में पहुंची। रास्ते में उन्होंने एक बहुत ऊंची दीवार पार की। दीवार के उस पार पॉल ने एक गरीब बस्ती देखी। यहाँ उनकी तरह बड़े बड़े घर नहीं थे, बल्कि पुराने शिपिंग कंटेनरों से बनी झुग्गियों जैसी कॉलोनी थी। यहीं सारा जैसे गरीब लोग रहते थे। वह पॉल को अपने छोटे से घर में ले गई, जो एक कंटेनर के अंदर बना हुआ था। अंदर एक औरत बिस्तर पर लेटी हुई दिखी, जो बेहद बीमार थी। सारा ने बताया कि यही उसकी दोस्त है और पॉल से कहा, डॉक्टर साहब प्लीज इसका इलाज कर दीजिए। पॉल ने जवाब दिया, मैं कोई असली डॉक्टर नहीं हूँ। लेकिन सारा ने जोर देकर कहा, मुझसे तो तुम्हें ज्यादा ही पता है। पॉल ने सुझाव दिया कि डुसान के घर से लाई गई कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। उसने थोड़ी समझदारी से मेडिसिन दे दी। इसके बाद पॉल ने फिर कहा, मैं तुम्हारी नकली टांग भी ठीक से फिट कर दूंगा। इस पर सारा बोली, कुछ दिनों बाद कर लेंगे। पॉल वहाँ से चला तो गया, लेकिन वह सारा को भुला नहीं पाया। कुछ दिनों बाद वह दोबारा उसके घर पहुंचा। सारा के पास एक बुरी खबर, वह बीमार औरत जिसे उन्होंने दवाइयाँ दी थी मर चुकी। डरते हुए सारा ने कहा, शायद मैंने उसे ज्यादा दवा दे दी। लेकिन उसने यह भी कहा कि मरने से पहले उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मानो उसे दर्द से आखिरकार छुटकारा मिल गया। इसके बाद पॉल ने सारा की नकली टांग ठीक करनी शुरू की। जब वह डीले स्क्रू टाइट कर रहा था तो सारा अपनी
कहानी सुनाने लगी। उसने बताया कि वियतनाम में उसने सरकार के डैम प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इसी वजह से उसे जेल में डाल दिया गया। उसकी बहन भी उसके साथ जेल गई थी, लेकिन वहाँ हुई पिटाई वह सह नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। इन्हीं सब घटनाओं के दौरान एक हादसे में सारा की टांग भी चली गई। पॉल अपना काम कर ही रहा था कि अचानक नकली टांग टूट गई। सारा गुस्से से बोली, जैसी चल रही थी वैसी भी नहीं छोड़ी। लेकिन पॉल ने हार नहीं मानी। उसने सारा को अपने कंधों पर उठा लिया और अपनी गलती सुधारने के लिए कहा, जब तक तुम्हारी टांग ठीक नहीं कर देता मैं सफाई का सारा काम खुद करूंगा। अब वह लीजरलैंड के अमीर लोगों के घरों में सफाई करने लगा। ये काम उसके पिछले सभी कामों से कहीं ज्यादा छोटा और नीचा था, लेकिन पॉल को इससे कोई परेशानी नहीं थी। दूसरों की मदद करते हुए उसे फिर से अपनी जिंदगी का मतलब मिल गया था। वह कई दिनों तक सारा के साथ रहा। इस दौरान उसने सारा का एक और रूप देखा। उसने देखा कि कैसे अपनी गरीबी के बावजूद वह बूढ़े और बीमार लोगों की मदद करती है, उन्हें खाना और जरूरी सामान बांटती है। उसकी यह दया और अच्छाई पॉल के दिल की गहराइयों तक उतर गई। एक दिन जब दोनों मिलकर डुसान का फ्लैट साफ कर रहे थे, डुसान ने पॉल को देखा और हंस पड़ा। उसने मजाक किया, पहले यहाँ हवेली के मालिक थे और अब सफाई करने वाले, क्या चल रहा है भाई? पॉल ने बस इतना कहा, लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। डुसान समझ गया था कि जो भी हो उसका दोस्त खुश तो लग रहा है। उसी वक्त डुसान एक और आदमी के साथ नॉर्वे जाने के एक सीक्रेट मिशन की बात कर रहा था, एक ऐसा मिशन जिसमें बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। डुसान ने पॉल को भी साथ चलने का ऑफर दिया। जब सारा ने यह सुना तो उसने तुरंत कहा, अगर पॉल जा रहा है तो मैं भी जाऊंगी। पॉल ने समझाया, यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन सारा अपने फैसले पर अडिग रही। उसने कहा, नॉर्वे जाना मेरा बहुत पुराना सपना है। सपना आखिरकार पॉल, सारा, डुसान और डुसान के साथ मौजूद एक और आदमी एक खास नाव पर सवार हुए और समुद्र के एक लंबे सफर पर निकल पड़े। इस यात्रा के दौरान पॉल की मुलाकात डाउनसाइजिंग प्रोजेक्ट के असली आविष्कारक डॉक्टर जॉर्गन से हुई और उनकी पत्नी एनी से भी। वे दोनों भी इसी मिशन का हिस्सा थे। डॉक्टर जॉर्गन ने पॉल को एक बेहद डरावना सच बताया। उन्होंने कहा कि पिघलते हुए ग्लेशियरों के भीतर से बहुत बड़ी मात्रा में मीथेन गैस निकल रही है और अगर यही हाल रहा तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसे रोकने के लिए ही मैं इंसानों को छोटा बनाना चाहता था। अगर ये ग्लेशियर पिघलना बंद कर दें तो हमारी समस्या हल हो सकती है, लेकिन हर कोई छोटा होने के लिए तैयार नहीं है और जिस रफ्तार से ये सब हो रहा है उसे रोकने का अब कोई तरीका नहीं बचा। इसीलिए इसे ऐसे समझो जैसे दुनिया खत्म होने से पहले यह आखिरी पार्टी हो। पॉल के लिए यह सब समझ पाना बेहद मुश्किल था। उसने सारा से बात की और सारा भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि क्या वाकई दुनिया खत्म होने वाली है। उस रात ये भारी सच और उनके बीच बढ़ती नजदीकियां उन्हें और करीब ले आई। पॉल और सारा एक दूसरे के पास आ गए। पॉल ने सारा को चूम लिया और दोनों ने वह रात साथ बिताई। एक लंबे सफर के बाद उनका समूह नॉर्वे पहुंच गया। वहां उन्हें छोटे लोगों की प्यारी सी कम्युनिटी मिली जो प्रकृति के साथ पूरी शांति से जीवन बिता रही थी। लीजरलैंड की तरह दीवारें और अलग थलग रहने का सिस्टम यहाँ नहीं था। वहाँ के लोग डॉक्टर जॉर्गन और उनकी पत्नी को देखकर बेहद खुश हुए। कम्युनिटी की एक महिला पॉल को घुमाने ले गई। वह उसे एक विशाल पहाड़ के भीतर बनी एक बहुत बड़ी टनल तक ले गई। अंदर एक ऐसी जगह बनाई गई थी जहाँ खाने और पानी की कभी कमी नहीं होने वाली थी। कुछ चुने हुए लोग 8000 साल तक जमीन के नीचे रहेंगे, जब तक ऊपर की दुनिया फिर से रहने लायक नहीं बन जाती। खाने, पानी और जरूरी चीजों का पूरा स्टॉक पहले से जमा किया जा चुका था। वे मानव जाति को खत्म नहीं होने देंगे। ये सब सुनकर पॉल के अंदर एक नया जोश जाग उठा। उसे लगा कि अगर वह अंदर गया तो उसकी जिंदगी किसी काम आए। उसने खुशी खुशी सारा को बताया कि उसने बंकर में जाने का फैसला कर लिया। उसे महसूस हुआ कि वह इंसानों को बचाने में अपना योगदान दे पाएगा। लेकिन सारा का दिल टूट गया। वो गुस्से से भर गई। उसने पॉल से पूछा, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो? उसने आगे पूछा, क्या तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे? क्या तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते? पॉल इसका कोई सीधा जवाब नहीं दे पाया। वह अपने फैसले पर अड़ा रहा। उसने कहा, मुझे अंदर जाना ही है, यही मेरा रास्ता है। पॉल की इन बातों ने सारा को पूरी तरह तोड़ दिया। वह रो पड़ी। पॉल ने डुसान को भी अपने फैसले के बारे में बताया। डुसान ने कहा, तू ऊपर रहकर भी लोगों की मदद कर सकता है। लेकिन पॉल अपना मन बना चुका था। जब बंकर में जाने का वक्त आया तो सभी लोग एक साथ डूबते हुए सूरज को देखने लगे। वे जानते थे कि अब वे अपनी जिंदगी में कभी सूरज नहीं देख पाएंगे। पॉल ने सबको अलविदा कहा। उसकी और सारा की नजरें मिली। सारा बिना कुछ कहे उसे रुकने के लिए देख रही थी, लेकिन पॉल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह अंधेरी टनल के अंदर चला गया। लोगों ने लगभग 2 किलोमीटर लंबा यह रास्ता तय करना शुरू किया। अंदर घना अंधेरा था और उन्हें पूरी रात चलते रहना था। पॉल लाइन के बिल्कुल आखिरी छोर पर चल रहा था। हर बढ़ते कदम के साथ पॉल का मन और कमजोर होता गया। उसने सारा, डुसान और उन सभी रिश्तों के बारे में सोचा जो उसने बनाए। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी नहीं होती। अगर अपने लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे तो वह जीकर आखिर क्या करेगा। टनल के बाहर सारा और डुसान एंट्रेंस पर खड़े थे, इस उम्मीद के साथ कि शायद पॉल वापस लौट आए। तभी उन्होंने देखा कि अंधेरे के भीतर से कोई बाहर आ रहा। वह पॉल ही था। उसने अपना फैसला बदल लिया था। डुसान हंसते हुए बोला, मुझे पहले से पता था तू कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन पॉल सीधे सारा के पास गया। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर सच कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद उन्होंने बेकार की ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़कर लोगों की मदद करते हुए अपनी जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया।